आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 6 त्रिभुज अर्थात ट्राइंगल पर आधारित बेसिक कॉन्सेप्ट का हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। इससे पहले हमने अध्याय 1 से 5 तक के सभी इंट्रोडक्शंस वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं और सभी बेसिक कॉन्सेप्ट उनमें मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप उनमें से कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्रकार के लिंक मिल जाएंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए या अपनी बुक के प्रत्येक चैप्टर की अच्छे से तैयारी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसके बाद ही चैप्टर के जो क्वेश्चन है प्रश्नावली वाइज उनको सॉल्व कीजिएगा। प्रत्येक चैप्टर के अगर आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर चैप्टर वाइज सोल्यूशन से संबंधित प्लेलिस्ट डाल रखी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी वीडियो देखना चाहें वो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। चैप्टर नंबर 6 अध्याय 6 त्रिभुज, जो बोर्ड परीक्षा में 4 अंकों का अध्याय है। इस अध्याय में से 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न आएगा और 1 अंक का एक प्रश्न अति लघुत्रात्मक टाइप का आएगा और इसके अलावा एक प्रश्न आएगा 2 अंकों वाला लघुत्रात्मक टाइप का। तो आपको इन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करने के लिए ये वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुभुज की समरूपता के बारे में। 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। क्या होने चाहिए? संगत कोण बराबर होने चाहिए। इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है, बहुभुज समरूप होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती हो। तो संगत कोण बराबर हो या संगत भुजाएं बराबर हो, तब हम कह सकते हैं कि वो बहुभुज क्या है? समरूप है। या तो पहले वाला पॉइंट सत्य हो जाए या दूसरे वाला पॉइंट सत्य हो जाए। तो समरूपता की ये शर्त है कि या तो संगत कोण बराबर होंगे या संगत भुजाएं बराबर होगी। अब आपका जो 10वीं क्लास में ये चैप्टर है 6 त्रिभुज, त्रिभुज में समरूपता के बारे में बात की गई है पूरे चैप्टर के अंदर। तो आपको ये याद रखना है, संगत कोण बराबर होने पर या संगत भुजाएं समानुपाती होने पर त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, बहुभुज भी समरूप हो जाते हैं। बहुभुज 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली प्रत्येक आकृति बहुभुज कहलाती है, ये आपको पता होगा। अब इसके बाद समरूपता के बारे में हम कुछ पॉइंट और नोट कर लेते हैं। आपका जो प्रश्नावली 6.1 है उसमें ये पॉइंट काम आने वाले हैं। पहला पॉइंट इसमें है, समरूपता से संबंधित सभी वर्ग समरूप होते हैं। जितने भी वर्ग हैं वो सारे के सारे वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का होने के कारण सभी वर्ग समरूप हो गए। भुजाओं का अनुपात, क्योंकि वर्ग की भुजा बराबर होती है तो अनुपात भी तो बराबर ही होगा ना, ठीक है। दूसरा याद रखना, सभी वृत्त समरूप होते हैं। वृत्त भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त दिखने में एक जैसे होते हैं तो उनका रूप भी एक जैसा है तो समरूप होती है वो आकृति, ठीक है। तीसरा पॉइंट, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना है। जो रिक्त स्थान वाला प्रश्न है या छोटे प्रश्न बनते हैं, बहुविकल्पिक प्रश्न बनते हैं, उनमें ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो हम कितने भी समबाहु त्रिभुज ले लें, सभी में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा तो आपस में कोण बराबर होंगे, इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। सर्वांग सम आकृतियां हमने कक्षा 9 में पढ़ी थी। ऐसी आकृतियां जिनके कोण भी बराबर हो और भुजाएं भी बराबर हो। संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं भी बराबर हो, दोनों पॉइंट उसमें कंप्लीट होना जरूरी है। संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, संगत भुजाएं भी बराबर होने चाहिए। लेकिन हम इसमें लिख रहे हैं केवल कि संगत कोण बराबर हो जाए और संगत भुजाएं समानुपाती हो जाए तो वो समरूप होते हैं। लेकिन सर्वांग समता में क्या होता है? संगत भुजाएं भी बराबर, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। तो याद रखना, सर्वांग सम आकृतियां होगी वो समरूप तो होगी क्योंकि उनके कोण बराबर है।
और भुजाएं समानुपाती हो जाएगी, भुजाओं का अनुपात 1:1 आ जाएगा अगर बराबर होगी तो। परंतु अगर हम इसका विलोम देखें तो सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। हो भी सकती है लेकिन होना आवश्यक नहीं है। समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं हो सकती, लेकिन सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है। ये था पॉइंट, कई बार इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट आता है प्रमेय 6.1। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये, प्रमेय 6.1, जिस प्रमेय को हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अथवा थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय, और यह प्रमेय पहली प्रमेय है, इसलिए हम इस प्रमेय का नाम प्रमेय 6.1 भी ले सकते हैं। इस प्रमेय का जो प्रूफ है वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय का हम यहाँ कथन लिखेंगे, केवल थोड़ा सा इसके बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। देखो ये प्रमेय होती क्या है, यदि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, यदि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाए, तो यह इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ऐसी की ऐसी लैंग्वेज आपको याद करनी है और इसको समझ लेना है। अब कैसे समझोगे, डायग्राम बना के। डायग्राम में देखो ये BC भुजा है, त्रिभुज ABC के अंदर आधार हमने मान लिया BC। इस BC भुजा के समांतर हमने एक लाइन खींची है, रेखा खींची है, जो कि DE बिंदु, दो अलग अलग बिंदुओं पर भुजाओं AB और AC को काट रही है। ठीक है, इस DE रेखा ने, जो कि BC के समांतर है, भुजा AB को D बिंदु पर काटा है, जबकि भुजा AC को E बिंदु पर काटा है। अगर ये दोनों समांतर है तो इसका मतलब होगा यह इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इस AB भुजा को और AC भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगी। अब ये हिंदी में लिखा हुआ है, आपको हो सकता है कथन समझ में ना आया हो, थोड़ा इसका मैं मैथमेटिकली फॉर्म बता देता हूँ कि अर्थात यदि DE समांतर है BC, DE समांतर BC और D और E बिंदु भुजा AB और AC पर स्थित होने चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, AD बटा DB, AD और बटा में DB, इन दोनों का अनुपात AD बटा DB, अनुपात का मतलब बटा ही तो होता है, AD बटा DB बराबर किसके होगा, AE बटा EC, AE बटा EC। ओके, ये अनुपात आपस में बराबर होते हैं, आपको ये याद रखनी है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय, जिसके अनुसार एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो बाकी दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए खींची गई है, तो इस रेखा के द्वारा ये भुजाएं दो है, इनको समान अनुपात में विभाजित करती है रेखा DE। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद, इस प्रमेय के बाद अगली प्रमेय है प्रमेय 6.2, जिसे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम कहते हैं। ये उस प्रमेय का विलोम है। विलोम यानी कि किसी त्रिभुज की किसी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हुए एक रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अगर कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हुए एक रेखा खींच लें तो वह हमेशा तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो प्रमेय का विलोम हो गया। उसमें तो क्या था, समांतर थी तो वो अनुपात समान था। इसमें है अनुपात अगर समान है तो वह भुजा, वह रेखा या वह भुजा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो इसको भी हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा एक डायग्राम है जिसमें ये त्रिभुज ABC है और इसकी भुजा AB को और AC को समान अनुपात में विभाजित करने वाली एक रेखा DE खींची गई है। अब अगर ये अनुपात बराबर होगा तो क्या होगा, DE और BC आपस में समांतर होगी। तो इसको मैथमेटिकली फॉर्म में देखते हैं। अगर AD बटा DB बराबर है AE बटा EC, तो क्या होगा, DE समांतर होगा BC, DE और BC एक दूसरे के समांतर होंगे। तो आई होप आपको प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आपका जो प्रश्नावली 6.2 है वो सारी इसी प्रमेय 6.1 और 6.2 पर आधारित है।
यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय और उसके विलोम पर पूरा प्रश्नावली 6.2 उसके ऊपर आप कंप्लीट कर लोगे। अब अगर प्रश्नावली 6.3 के सवाल करने हैं तो आपको समरूपता की कुछ कसौटियां हैं उनको समझना है। समरूपता की आसान आसान सी कसौटियां हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता पर आधारित 2-3 कसौटियां हैं, आपको वो समझ लेनी है। सबसे पहली कसौटी है कोण 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 यानी एंगल 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 समरूपता कसौटी। कोण 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 यानी एंगल एंगल समरूपता कसौटी क्या होती है ये? इस कसौटी के अनुसार दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो। दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए संगत कोण अगर बराबर हो जाएं तो वो समरूप हो जाते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक त्रिभुज लेते हैं, पहले त्रिभुज ABC जिसके हमें कोण दिए हुए हैं। ऐसा ही एक और त्रिभुज है जो इससे बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ दोनों डायग्राम्स में हमें ये चीज़ दिख रही है कि अगर इसके कोण 50, 60 और 70 डिग्री वाले हैं ना, तो इसमें भी एक कोण 50 का है, दूसरा 60 का है, तीसरा 70 का है। आपस में कोणों को आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कोण तो बराबर आ रहे हैं। तो हम इनको लिखेंगे दिए गए त्रिभुजों में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। सबसे पहले आप देखो कोण A और कोण P दोनों कोणों की वैल्यू आपस में बराबर है। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो बराबर में लिख देंगे 60 डिग्री। बाकी दूसरे दो कोण कौन से बराबर हो रहे हैं? कोण B और कोण Q। ये कोण भी आपस में बराबर है, तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q और इनकी वैल्यू है 70 डिग्री। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है तीसरा C कोण और R कोण, ये भी बराबर है, कोण C और कोण R, तो इनकी वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री। कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है और कोण C बराबर है कोण R। तो इन तीनों से हमें क्या पता चला? इनसे ये पता चला कि इनमें एंगल 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 समरूपता लग गई है। और समरूपता से हमें क्या पता चला? त्रिभुज ABC समरूप, ये समरूपता का निशान है, त्रिभुज PQR। अब एक बात आपने और नोट करनी है, मैंने ये डायरेक्ट नाम लिख दिया, आपको ये ध्यान रखना है एंगल A किसके बराबर है? एंगल P के बराबर है, कोण A कोण P के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ ABC लिख रहा हूँ तो ये वाले जो कोण बराबर है ना, इसी क्रम में लिखे जाएंगे। A के सामने P है तो A के आगे P आएगा, B के सामने Q है तो B के आगे Q आएगा, C R है तो यहाँ C है और यहाँ R है, ऐसे बराबर बराबर में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कोण 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 समरूपता को समझा। इसके बाद हम समरूपता की दूसरी कसौटी देखते हैं। त्रिभुजों की समरूपता के अंतर्गत दूसरी कसौटी है भुजा 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 समरूपता कसौटी। इस कसौटी के अनुसार दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत भुजाएं समानुपाती हो। यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो तो ये क्या होती है? समरूप होती है। इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाए? समानुपाती हो जाए। ओके, संगत भुजाएं समानुपाती होने पर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। तो इस कसौटी के अनुसार एक त्रिभुज है हमारे पास जिसकी भुजाएं हैं 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी, और ऐसा ही एक और त्रिभुज है PQR जिसकी भुजाएं हैं 3 सेमी, 4.5 सेमी और 6 सेमी। दोनों ही त्रिभुजों में हमें भुजाएं दे रखी है, तो हमें भुजाओं का अनुपात देखना है कितना आता है। तो पहले हम इसमें देखेंगे त्रिभुजों ABC व त्रिभुज PQR में भुजा AB और भुजा PQ का अनुपात देखो, 2 और 3 इनका अनुपात देखते हैं। अब जैसे आप कहोगे कि सर 2 का दुगुना 3 इधर है, 2 का 3 गुना 6 इधर है, 3 के बराबर 3 आ रही है, तो 4 के बराबर 4.5 नहीं बनेगा। ऐसे हमें इन भुजाओं को पहले हमें आराम से देखना है कि कौन सी भुजा का अनुपात किस भुजा के बराबर हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों में आपको देखो इसका 1.5 गुणा करने पर ये आता है। 2 का 1.5 गुणा 3 होता है, 3 का 1.5 गुणा 4.5 होता है और 4 का 1.5 गुणा 6 होता है। तो हमने भुजाओं को देखना है, पहले व्यू करना है कि कौन सी भुजाएं किसके समानुपाती हो सकती है। तो AB भुजा और PQ भुजा दोनों का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा? इधर से 2 और इधर से 3, 2/3। इसी तरह से हम
BC भुजा और QR भुजा का अनुपात देखेंगे, BC बटा QR जो कि आएगा 4/6, 4/6 आगे कटकर 2/3 में बदल जाएगा। और तीसरा मान बची हुई भुजा AC और PR का अनुपात देखेंगे 3/4.5। इसको हम 30/45 लिख सकते हैं, पॉइंट हटाने पर ऊपर एक जीरो लग जाएगी, 30/45 जो आगे 15 के टेबल से कट जाएगा, 2 पे और 3 पे, ठीक है, 2/3। अब मान देखो यहाँ पर भी 2/3 है, यहाँ पर भी 2/3 है और यहाँ पर भी 2/3 है, तो भुजाओं का अनुपात सेम आया है। तो SSS समरूपता से त्रिभुज ABC क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज PQR। यहाँ पर भी हमने भुजाओं के हिसाब से क्रम लिखना है, इनका ABC और PQR का जो क्रम है वो इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखते हुए हमने इसको कंप्लीट करना है। आगे है इसके बाद अगला समरूपता कसौटी, जिसका नाम है भुजा कोण भुजा यानी SAS समरूपता कसौटी। भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी SAS, जैसा कि नाम से पता लग रहा है SAS। तो इस कसौटी के अनुसार क्या होगा, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनका कोई एक संगत कोण बराबर हो, एक संगत कोण बराबर होना चाहिए, तथा इस कोण को निर्मित करने वाली संगत भुजाएं समानुपाती हो, इस कोण को निर्मित करने वाली संगत भुजाएं समानुपाती हो। डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगा। एक ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज PQR। दोनों ही त्रिभुजों में आप देखो एक कोण यहाँ 70 डिग्री का है, इसमें भी एक 70 डिग्री का कोण है। त्रिभुज ABC का कोण A 70 डिग्री, त्रिभुज PQR का भी एक कोण 70 डिग्री, कोण बराबर हो गया। और इस कोण को निर्मित कौन सी दो भुजाएं कर रही है, इसमें AB और AC और इसमें PQ और PR। इन भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। AB और PQR को अगर देखें तो 2 का दुगुना 4, इधर 3 का दुगुना 6, तो दुगुना हो रहा है। AB बटा PQ और AC बटा PR की वैल्यू देखेंगे तो लिखेंगे हम आगे, हमारे पास त्रिभुज कौन से हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में कोण A किसके बराबर होगा, कोण P के। दोनों की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री। इसके अलावा भुजा AB और भुजा PQ का अनुपात AB बटा PQ कितना है, 2/4 यानी 1/2, ठीक है, 2/4 2 के टेबल से कट गया। इसके अलावा हमें एक भुजा और देखनी है AC और PR, इनका अनुपात AC बटा PR जो कि आ गया 3/6 यानी ये भी 1/2 आ गया। एक कोण बराबर है और इस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाएं जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात भी बराबर है। तो यहाँ से हमें ये पता चला SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। तो इस तरह से हम समरूपता को समझ सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। समरूपता की ये 3 कसौटियां आपको याद रखनी है। पहली एंगल समरूपता यानी कि कोण समरूपता, दूसरी कसौटी है भुजा समरूपता यानी SSS समरूपता, और तीसरी है भुजा कोण भुजा समरूपता। यहाँ पर 3 नंबर लिख देते हैं। तीसरी समरूपता है भुजा कोण भुजा यानी SAS समरूपता, ठीक है। इसके बाद कुछ बातें आपको नोट करनी है। पहली, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर दिए गए हैं, तीसरा संगत कोण स्वतः ही बराबर हो जाने के कारण दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्या लिखा हुआ है, दोबारा पढ़िए। अगर कोई दो त्रिभुज है जिनके दो संगत कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और अगर दो कोणों का मान हमें दिया हुआ है, मान लो पहले त्रिभुज में 50 और 60 दो कोण है, दूसरे त्रिभुज के भी 50 और 60 ही होंगे बराबर होने के कारण, तो तीसरा जो कोण बच गया वो कोण 180 में से 110 घटाएंगे तो 70 डिग्री आएगा दोनों में ही, तीसरा कोण खुद ही बराबर हो जाएगा। तो ये एक तरह से
हमने समझा कि अगर दो कोण बराबर है तो वो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है, तो यहाँ एंगल एंगल समरूपता लग जाती है, जिसके कारण ये कोण बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इसे ए समरूपता कसौटी कहते हैं, जो ए समरूपता का ही एक रूप है। 2 बार ए लिखा हुआ है दो कोण बराबर होने के कारण, लेकिन वास्तव में ये क्या है, 3 बार ए, यानी कोण 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 समरूपता का ही एक रूप होता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है जो आपको याद रखना है, यदि किन्हीं दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण के अतिरिक्त शेष दो संगत भुजाएं समानुपाती है। कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण को छोड़ते हुए दोनों भुजाएं यानी लंब और आधार, वो दोनों आपस में संगत भुजाएं समानुपाती है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये जैसे समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री का हो गया, और 90 डिग्री का कोण निर्मित कोण कर रहा है उसका लंब और उसका आधार। तो ये वाली जो मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम साइड एंगल साइड वाली समरूपता की ही बात कर रहे हैं। एक एक कोण बराबर हो गया दोनों में, और साइडों वाली जो भुजाएं हैं लंब और आधार, ये आपस में समानुपाती हो गई। तो वास्तव में ये क्या है, SAS समरूपता का ही एक रूप है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। आपकी जो प्रश्नावली 6.3 है वो इन्हीं समरूपता वाली कसौटियों पर आधारित है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके चैप्टर से संबंधित जो प्रश्नावली वाइज सोल्यूशन है वो अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपने अगर इस चैप्टर को अच्छे से देखा है तो इसके अलावा फिर चैप्टर के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलते हैं अगली वीडियो की ओर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।